1562 में मालदेव की डेथ हो गई थी और मालदेव ने उत्तराधिकार को लेकर एक गलत डिसीजन ले लिया था। इनकी एक रानी थी और रानी ने ये कहा, ये तो खैर उमादे है, इनकी एक रानी थी स्वरूप दे, जो झाला जैत सिंह की पुत्री थी। छोटी रानी को लेकर फिर मारवाड़ और मेवाड़ में विवाद हुआ था, उस पर हम बात कर चुके। एक थी लाछल दे। लाछल दे से जो पुत्र उत्पन्न हुए उनका नाम था राम। स्वरूप दे से जो पुत्र उत्पन्न हुए उसमें सबसे बड़े थे उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह। फिर थे चंद्रसेन, फिर थे रायमल। तो सबसे बड़ा जो बेटा है राम, राम को तो राज्य से निकाल दिया था, तो राम को तो राजा बनाया। फिर राम के बाद नंबर आता उदय सिंह का। स्वरूप दे चंद्रसेन से ज्यादा प्यार करती थी, तो मालदेव से कहा, सुनो जी, बोले क्या बात है? बोले देखो, चंद्रसेन को राजा बनाओ, उदय को राजा मत बनाना। बोले ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। तो बोले उदय को क्या फल मिलना चाहिए? बोले उदय को फलोदी दे दो। तो उदय को तो फलोदी की जागीर दे दी। और चंद्रसेन जब राजकुमार थे तो राजकुमार रहते चंद्रसेन को एक तो बीसलपुर की जागीर दी थी। बीसलपुर डैम आता है ना, बहुत शानदार, मैं देख के आया हूं, शानदार डैम है। बीसलपुर की जागीर दे दी थी और सिवाना की जागीर दे रखी थी इसको, चंद्रसेन को। तो रानी की बात को माना और बोले चंद्रसेन ही अगला राजा होगा। तो चंद्रसेन अगले शासक बन गए। ये हमने बात की थी पिछले वीडियो में। तो चंद्रसेन को अगला शासक बनाया। राव चंद्रसेन शासक रहे 1562 से और 1581 ईस्वी तक। अब छोटे भाई को जब राजा आप बना दोगे तो बड़े भाई तो नाराज होंगे ना भाई। बड़े भाई, सबसे बड़े भाई राम, वो नाराज होंगे, मेरे से छोटे को कैसे बना दिया। उदय सिंह, ये भी नाराज होंगे। और भी भाई थे, रायमल, वो भी नाराज होंगे। फिर चंद्रसेन ने अपने सामंतों को भी नाराज कर दिया। दरअसल कोई एक विषय था, इनका कोई एक नौकर था, उस नौकर की हत्या कर दी चंद्रसेन ने गुस्से में आके, क्रोध में आके। और सामंतों ने कहा इनसे कि आपने जो किया है यह आपने गलत किया है। क्रोध में आकर इस बेचारे निर्दोष सेवक की, दास की, नौकर की आपने हत्या कर दी, आपने गलत किया है। इन सामंतों ने आमंत्रित किया, एक मैसेज राम के पास में भिजवाया, एक मैसेज रायमल के पास में भिजवाया, एक मैसेज उदय सिंह के पास में भिजवाया। बोले आप लोग मारवाड़ रियासत के एरिया में आओ और उपद्रव करो, यहां पे हम आपके साथ हैं, हमारी भी राव चंद्रसेन के साथ में नहीं बन रही है। बोले ठीक है। राम आए, राम ने उपद्रव किया। रायमल आए, रायमल एक कोई क्षेत्र आता है दुनाड़ा, वहां पर उपद्रव किया। उदय सिंह आए, उदय सिंह ने भी उपद्रव किया। मतलब डिस्टर्बेंस पैदा किया कि किसी तरीके से चंद्रसेन को गद्दी से हटाएं और हम गद्दी पर बैठ जाएं। तो तीनों ने अलग अलग क्षेत्रों में एक साथ उपद्रव करने शुरू कर दिए। उदय सिंह को तो हरा दिया चंद्रसेन ने। एक युद्ध हुआ था लोहावट का। तो ध्यान रखना, अगर कभी आपसे पूछा जाए कि राव चंद्रसेन ने अपने भाई उदय सिंह को कौन से युद्ध में पराजित किया था, तो लोहावट एक स्थान है जो आपके फलोदी में आता है। दिखाऊं मैप से? ये देखो, राजस्थान का मैप, अभी नया जिला बनाया ना, फलोदी। ठीक है, पराजित किया। हुआ क्या कि उदय सिंह लड़ने के लिए आए, घोड़े पर बैठे हुए थे। अब शरीर भी भारी भरकम उदय सिंह का। कहां चले गए राव चंद्रसेन? उदय सिंह का शरीर भी अब भारी भरकम। तो एक बर्छी फेंकी चंद्रसेन ने। अब आदमी शरीर का वजन संभाले, एक बर्छी से संभाले, कैसे संभाले? ये गिर गए घोड़े से, वो बर्छी भी लग गई। तो इनके जो साथ वाले लोग थे उदय सिंह को वहां से जैसे तैसे उठाने में बड़ा जोर आया था और फिर बचाते हुए उदय सिंह को निकाल ले गए। तो मतलब उदय सिंह को इस लोहावट के युद्ध में पराजय झेलनी पड़ी और यहां से बचकर निकलना पड़ा। क्लियर? जो बड़े भाई थे राम, राम को भी पराजित किया था। एक युद्ध हुआ था नाडोल का। उस नाडोल के युद्ध में, नाडोल दिखाऊं आपको? ये पाली, राजस्थान का जिला पाली, पाली में आता है आपका नाडोल। तो दोनों भाइयों को पराजित कर दिया। और सामंतों ने कह के, वो जो राय सिंह थे भाई, कुछ सामंत विरोध में थे तो कुछ सामंत चंद्रसेन के फेवर में भी थे। मतलब कुल मिलाकर अपने भाइयों के विद्रोह को शांत कर दिया। बड़े भाई को तो नाडोल के युद्ध में हराया और उदय सिंह जो थे उनको लोहावट के युद्ध में हराया। राम सबसे बड़े थे, उदय सिंह दूसरे नंबर के थे, दोनों ही चंद्रसेन से बड़े थे। क्लियर इतनी बात? राम हारने के बाद सीधे गए अकबर के पास में। बात है 1500
ईस्वी। कहां पहुंचे? मुगल शासक अकबर के पास में। देखो अकबर दिखाऊं आपको, वैसे अकबर ऐसा नहीं दिखता था। अभी तो क्या गूगल से ली हुई इमेज है, तो किसी ने करी होगी इमेजिनेशन। अकबर मूंछ नहीं रखता था, इसमें मूंछें रखी हुई है। खैर, राम अकबर के पास में गया, बोले बादशाह हम आपके साथ हैं। बोले कौन? आपको? बोले मैं राम। बोले कौन राम? चंद्रसेन जी का बड़ा भाई हूं, और हमारी अभी एक लड़ाई हुई है, हम गए थे एरिया में डिस्टर्बेंस करने के लिए, लेकिन नाडोल के युद्ध में पराजित कर दिया चंद्रसेन ने मेरे को। बोले मुझसे क्या चाहते हो? भाइयों की लड़ाई चल रही है, अब आप देख लो क्या फायदा आप उठाना चाह रहे हो। भाई कुल मिला के मेरी हेल्प करो। मैं राजा हूं, वैसे देखा जाए तो नियम से बड़ा भाई हूं, तो मुझे राजा बनना चाहिए, लेकिन मेरे पिताजी ने छोटे वाले को राजा बना दिया। तो आप अगर अटैक करते हो जोधपुर की तरफ तो मैं आपके साथ हूं। अकबर ने अपने आदमी को बुलाया, हुसैन कुली खां। और हुसैन से कहा, देख भाई हुसैन, तू जा और जोधपुर पर अटैक कर दे, और जोधपुर पर अटैक करके चंद्रसेन को गद्दी से हटा दे। अब राम के कान ये सुनने को तरस रहे थे कि अकबर ये कहता कि चंद्रसेन को हटा दे और राम को गद्दी पर बैठा दे। अकबर ने ये नहीं बोला, और अकबर ने राम को गद्दी पर बैठाया भी नहीं। चंद्रसेन जब तक जीवित रहे तब तक किसी को भी जोधपुर का शासक अकबर ने नहीं माना। यहां तक कि जब चंद्रसेन की डेथ हो गई थी 11 जनवरी 1581 को, उसके बाद भी 2 साल तक जोधपुर को खालसा रखा अकबर ने, 1581 से और 83 से। अकबर बड़ा तगड़ा डिप्लोमेट था। राम का ध्यान जोधपुर की तरफ ना जाए, इसके लिए राम को जो शाही सेना थी, जो निरंतर अभियानों पर जाती रहती थी, उस शाही सेना में लगा दिया। बोले ये इधर बिजी रहेगा तो इसका ध्यान ही नहीं जाएगा कि जोधपुर का राजा बनना है। बड़ा तगड़ा डिप्लोमेट था अकबर। तो खैर, हुसैन कुली खां गया, जोधपुर पर अटैक किया, और जोधपुर से चंद्रसेन को हटना पड़ा, और चंद्रसेन जोधपुर को छोड़कर सीधे गए भादराजून की तरफ। ये जोधपुर वाला, और चंद्रसेन को कहां पर आना पड़ा? भादराजून। ध्यान आ रहा है? भादराजून पिछले वीडियो में क्या बताया था? ध्यान करो, मैंने आपको बताया था। मैं एक बार एसी थोड़ा सा कम कर लूं, ठंडा की नहीं दे रहा है। आप इतना याद कर लो कि भादराजून मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। तो क्या बताया था? मालदेव राठौड़ ने अपने जो सैन्य अभियानों की शुरुआत की थी, मैंने बताया था आपको कि 52 युद्ध लड़े थे, और 52 युद्धों में टोटल 58 परगने जीते थे मालदेव राठौड़ ने। और अपना जो सैन्य अभियान चलाया था, सबसे पहला सैन्य अभियान भादराजून में चलाया था, और यहाँ के शासक थे वीरा सिंधल, उनको पराजित किया था और भादराजून पर अधिकार कर लिया था। और इस अटैक में जो मेड़ता के शासक थे वीरमदेव मेड़तिया ने साथ दिया था मालदेव राठौड़ का। ध्यान आ गया? तो वही भादराजून, मालदेव, ये अब राव चंद्रसेन जोधपुर को छोड़कर कहां पर आ गए? भादराजून आ गए। तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि अकबर का जोधपुर पर अधिकार कब हुआ? लिखना 1564। किसको भेजा था सेना देकर? हुसैन कुली खां को। राव चंद्रसेन जोधपुर को छोड़कर कहां पर गए? भादराजून में गए। क्लियर इतनी बात? चलो, और हेल्प के लिए कौन गया था? अकबर से कहने की साहब ये ऐसा ऐसा हुआ। राम, जो चंद्रसेन के जो सबसे बड़े भाई थे। तो अब इस 1564 को तो करते हैं हम एंड, और अब चलते हैं 1570 ईस्वी की तरफ। इधर आ जाओ। ये है अजमेर। अकबर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया, और यहां से फिर वो पहुंचा नागौर। अकाल पड़ा हुआ था, उसने बाकी के जो आसपास के जितने भी सब राजा थे, आसपास के मतलब राजपुताना के जितने भी राजा थे, उनको पत्र भिजवाए। बोले आ जाओ अकबर में, अपने नागौर में एक दरबार लगाते हैं। बात कब की है? 1570 की। कौन सी जगह है? नागौर। नागौर में क्या लगाया? दरबार। बोले आओ सारे जने आओ, अपन बैठेंगे, बातचीत करेंगे भाई। बोले क्यों साहब, क्या हो गया? अरे भाई अकाल पड़ा हुआ है, और इस अकाल में अपन कैसे इस अकाल में अपन कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं, इस पर बात कर लेंगे। आ जाओ बैठ जाओ, अपन बात कर लेते हैं। मतलब ये नागौर दरबार का जो मुख्य उद्देश्य था अकबर का, वो ये था कि अकाल राहत कार्य चलाए जाए और जनता को राहत दी जाए। अकाल से परेशान हो रही बेचारी जनता। अब नागौर में दरबार लगा। आपके बीकानेर वाले आए। कौन है बीकानेर के शासक? जैत सिंह के बाद कौन बने थे? शेर शाह सूरी। बीकानेर किसको सौंप कर गया था? कल्याण मुल्क को। इन्होंने कहा बोले आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं।
इसके अलावा मारवाड़ से जो नाराज भाई चल रहे थे, कौन कौन नाराज चल रहे थे? एक तो राम, इसके अलावा उदय सिंह बोले हमारे, इसके अलावा जैसलमेर से हर्राय भाटी बोले मैं भी आ रहा हूं, इसके अलावा ये आपके बूंदी वाले सुरजन आडा, अब जब ये सारे जा रहे थे तो ध्यान रखना राव चंद्रसेन का जो विरोध है अकबर के साथ में वो शुरू से नहीं था। जैसे हम महाराणा प्रताप के टाइम में, महाराणा प्रताप की स्थिति में यहां देखते हैं अगर मेवाड़ के संबंध में, महाराणा प्रताप जब शासक बने थे 1572 में, 28 फरवरी 1572 ईस्वी को, तो शासक बनने के साथ ही उन्होंने अकबर का विरोध करना शुरू कर दिया था और अकबर ने अधीनता स्वीकार कराने के लिए अलग अलग लोग भेजे थे, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। राव चंद्रसेन के संबंध में ऐसा नहीं है। राव चंद्रसेन का शुरू में अकबर से विरोध नहीं था क्योंकि इस समय चंद्रसेन कहां पर थे? भादरा जून। और जब ये सब गए तो राव चंद्रसेन भी भादरा जून से और फिर नागौर गए। तो ध्यान रखना इस नागौर दरबार में राव चंद्रसेन गए थे। एग्जामिनर पूछे कि बेटा कहां से गए थे? जोधपुर से। क्या बोले? नहीं साहब, भादरा जून से गए थे। बेटा भादरा जून में कैसे पहुंचे थे? क्योंकि साहब अकबर का जोधपुर पर अधिकार हो गया था 1564 में, हुसैन कुली खां को भेजा था और चंद्रसेन के जो बड़े भाई थे राम, वो अकबर के पास में चले गए। तो उन्होंने कहा बोले अच्छा बढ़िया, भाइयों की फूट का फायदा उठाया जाए, और वो एक सेना भेज दी थी, तो इसलिए वो भादरा जून में थे और यहां से नागौर दरबार में भाग लेने के लिए गए थे। तो चंद्रसेन का जो विरोध अब चालू होगा वो नागौर दरबार के बाद से चालू होगा। ठीक है। अकबर ने कहा, बैठा लिया सबको सामने दरबार में, और इनको लगा कि भाई अकाल रात की बात होने वाली है, तो अकाल रात की। अब अकबर ने अकाल रात वाला तो बोले इसको तो टॉपिक को तो साइड में, अकाल रात के लिए बना देंगे, कोई तालाब वाला बना देंगे। एक तालाब बनाया था अकबर ने, शुक्र तालाब, जनता को यह मैसेज देने के लिए कि देखो मैं तुम्हारा विरोधी नहीं हूं, मैं तुम्हारा हितैषी हूं। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है नागौर दरबार की। अब बाकी राजाओं से ये कहा, भाई कौन कौन है आप में से जो मेरी अधीनता स्वीकार करना चाहता है? कुछ शासकों ने हाथ उठाए, साहब हम। एक तो बीकानेर वाले थे कल्याणमल, इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार किया नागौर के दरबार में। इनके पुत्र थे राय सिंह, उनको अकबर के दरबार में भेज दिया। इसके अलावा इनके एक और पुत्र थे पृथ्वीराज राठौड़, इनकी मैं बात करूंगा बाद में बहुत डिटेल से, जब मैं कल्ला रायमलोद के बारे में चर्चा करूंगा अभी बाद में, तब मैं डिटेल से डिस्कशन करूंगा। तो कल्याणमल के पुत्रों राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर की सेवा में भेज दिया। ये बहुत महान कवि हुए हैं पृथ्वीराज राठौड़, युद्ध भी लड़ा करते थे और कविताएं भी लिखा करते थे। कर्नल जेम्स टोड ने इनके लिए कहा है कि पृथ्वीराज राठौड़ अपनी कविताओं से किसी को भी प्रभावित कर सकता था और अवसर आने पर युद्ध भी लड़ सकता था। जैसलमेर के हर्राय भाटी ने कहा कि साहब हम भी अधीनता स्वीकार करते हैं। ठीक है। इसके अलावा चंद्रसेन के जो भाई थे राम और उदय सिंह, उन्होंने कहा बोले ओके हम भी। सुरजन आडा की तरफ देखा तो सुरजन आडा तो पहले ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे 1569 में। वे दरअसल क्या है, अकबर ने यहाँ पर चित्तौड़ पर अटैक किया था ना, मेवाड़ पर। मैंने मेवाड़ रियासत में आपको पढ़ाया है। 67-68 में जब यहाँ पर अटैक किया था और चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था, तो उसके बाद अकबर अटैक करने के लिए बूंदी की तरफ गया था, क्योंकि राव सुरजन आडा जो है ये महाराणा उदय सिंह के व्यक्ति थे और महाराणा उदय सिंह की सहायता से ही बूंदी के शासक बने थे। तो अकबर यहाँ अटैक करने के लिए गया था और सुरजन आडा को अपनी अधीनता स्वीकार करा ली थी। आमेर वाले जो थे भगवंत दास, उन्होंने मध्यस्थता की थी और फिर ये अधीनता स्वीकार करा ली थी। तो इन्होंने कहा बोले साहब ठीक है, अपनी तो पहले ही हो चुकी 1569 में। इसके अलावा जो आमेर के जो शासक थे, आमेर वालों ने भी यहाँ पर अभी अधीनता स्वीकार कर रखी थी। अब बात आती है राव चंद्रसेन की। राव चंद्रसेन ने जब देखा कि मेरे भाइयों को, राम को और उदय सिंह को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है और अकबर मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, और अकबर की मंशा कुछ इस प्रकार की लग रही है कि राजपुताना के शासकों को आपस में लड़वा कर और फिर राज करना चाह रहा है। मतलब कुल मिलाकर राव चंद्रसेन ने इस नागौर के दरबार में अपनी स्थिति को सम्मानजनक नहीं पाया और बिना अकबर को बताए और वापस लौटकर आ गए चंद्रसेन। और कहां पर पहुंच गए? वापस भादरा जून। तो ध्यान रखना, भादरा जून से गए थे नागौर के दरबार में और नागौर दरबार से वापस लौटकर कहां पर आ गए? भादरा जून में आ गए। इस नागौर दरबार की बहुत इंपॉर्टेंस है। आपसे अगर मेंस में पूछे और लिखवाए कि बेटा नागौर दरबार की क्या इंपॉर्टेंस है तो बताओ, तो अकबर ने यहां पर कोई युद्ध लड़ा था क्या? नहीं। बिना युद्ध लड़े ही राजपुताना के बहुत सारे शासकों को उसने अपने अधीन कर लिया था, अधीनता स्वीकार करा दी थी। तो बिना युद्ध लड़े अधीनता स्वीकार करा रहा है। फिर दूसरा, यहां से एक स्पष्ट विभाजन हो गया था कि कौन अकबर के साथ है, कौन अकबर की अधीनता स्वीकार करता है, अकबर की सत्ता को मान्यता देता है,
और कौन कौन से ऐसे शासक हैं जो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। तो जो शासक अब अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते, अकबर की सत्ता को मान्यता नहीं देते, तो अकबर उन शासकों की हेल्प से, उन राजपुताना के उन शासकों की हेल्प से उन दूसरे शासकों पर अटैक करवाएगा अकबर। मतलब राजपुताना के ही शासक एक दूसरे पर अटैक करेंगे, इनको ही आपस में लड़वाकर और फिर अधीन करने का प्रयास करेगा अकबर। तो यहां पर बहुत जबरदस्त अकबर की ये डिप्लोमेसी थी, ये कूटनीति थी कि बिना लड़े शासकों को अपने अधीन कर लिया। एक स्पष्ट विभाजन हो गया कि अब इनके साथ मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है, ये मेरे अधीन है, और जो मेरे अधीन नहीं है, जिन्होंने मेरी अधीनता स्वीकार नहीं की है, तो जिन्होंने कर ली उनको भेज दो इन पर अटैक करने के लिए। तो इंपॉर्टेंस है ना, देखो इस नागौर के दरबार की। क्लियर यहां तक? अब फोकस हमको किस पे करना है? राव चंद्रसेन पर। राव चंद्रसेन पहुंचे भादराजून। अब चंद्रसेन जहां जहां पर गए, अकबर ने उनके पीछे लगातार सेना लगाए रखी। ना तो चंद्रसेन ने अधीनता स्वीकार की, अपना सिर झुकाया, और ना अकबर ने चंद्रसेन पर हमले बंद किए। अकबर लगातार सेना भेजता गया, चंद्रसेन अलग अलग जगहों पर अकबर के विरुद्ध लड़ते रहे, फिर दूसरी जगह चले जाते, फिर तीसरी जगह चले जाते, और अंततः इसी प्रकार अकबर के खिलाफ संघर्ष करते हुए 11 जनवरी 1581 ईस्वी को राव चंद्रसेन की डेथ हो गई। उन्हीं के एक सामंत थे बैरीसाल राठौड़, उनके द्वारा चंद्रसेन को जहर दे दिया गया। तो अब यह संघर्ष कैसा रहा, कहां कहां पर चंद्रसेन ने भ्रमण किया, कहां कहां पर जाकर शरण ली, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले चंद्रसेन कहां थे शुरू में? जोधपुर। जोधपुर से कहां पर गए वो? भादराजून, जो आपके जालोर में आता है। अब जालोर तो टूट गया, ये वाला हो गया अब जालोर। फिर भादराजून जाने के बाद ये गए शिवाणा, तो शिवाणा आता है अब आपके बालोतरा में। फिर शिवाणा जाने के बाद पीपलूद, और पीपलूद के बाद फिर काणूजा, और काणूजा के बाद ये नाम ध्यान रख लेना आप, मैं लिख देता हूं, जोधपुर, वैसे तो नोट्स में लिखे हुए मिल जाएंगे आपको। जोधपुर के बाद शिवाणा, सॉरी भादराजून, फिर उसके बाद शिवाणा, शिवाणा के बाद फिर पीपलूद, इसके बाद काणूजा, इसके बाद फिर सिंचियाई, इसी को सिंचियाप भी लिखा हुआ है कई जगह। अब सुनना, जब शिवाणा गए, ये शिवाणा यहां पर आपके जो किस में आता है? बालोतरा जिले में। इन जिलों का नाम ध्यान रखना, क्योंकि अब एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ लेगा, जिले चेंज हो चुके हैं, स्टूडेंट यहां पे गलती कर देंगे। शिवाणा को जीतने के लिए अकबर ने 2 बार सेना भेजी। पहली बार जो सेना भेजी थी उसमें बीकानेर के राय सिंह थे। अब देखो ना आप, ये सेना भेजी जा रही है 1574 में, नागौर दरबार के बाद भेजी जा रही है। बीकानेर अधीनता स्वीकार कर चुका, तो बीकानेर के राय सिंह और भी कुछ सेनापति थे, उनको ये सेना का नेतृत्व देकर और फिर अटैक करने के लिए भेजा। तो देखो अब एक राठौड़ योद्धा को दूसरे राठौड़ योद्धा के खिलाफ लड़वा रहा है अकबर। हालांकि अकबर की सेना नहीं जीत पाई। फिर दूसरी बार भेजा 1575, और अब भेजा शाहबाज खान, वही शाहबाज खान जिसको महाराणा प्रताप के पीछे लगा दिया था अकबर ने, और कुंभलगढ़ पर अटैक किया था शाहबाज खान ने 1577, 78 और 79 में, और 78 में ये जीत गया था कुंभलगढ़ के दुर्ग को। तो इसी शाहबाज खान को भेजा, ये इधर गया, और शाहबाज खान ने सिवाना के दुर्ग पर अपना कब्जा, ये सिवाना जो है ये जीत लिया। सिवाना को छोड़कर जब चंद्रसेन पीपलूद गए, तो यहां पर पत्ता राठौड़ को सिवाना किले की जिम्मेदारी सौंप दी थी। किनको? पत्ता राठौड़ को। अब ये चीज ध्यान रखना, यहां जब सिंचियाई पहुंचे पाली में, तो लगातार लड़ते 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 भागते भागते सामंत भी बहुत नाराज हो गए थे, परेशान हो गए थे, और ये चाह रहे थे, बोले यार अब सल्टाओ। तो एक कोई सामंत थे इनके, जिनका नाम था बैरीसाल राठौड़, उनके घर भोजन वोजन करने के लिए गए थे, और वहां पर उनको जहर दे दिया गया। और 11 जनवरी, ध्यान रखना, 11 जनवरी 1581 ईस्वी को चंद्रसेन की डेथ हो गई। यहाँ पर एक कोई स्मारक बना हुआ है, पाली, ये जगह पाली में आती है, सिंचाई में, सिंचियाई, और इनके साथ में कुछ महिलाओं की भी मूर्तियां हैं जो ये प्रमाणित करती हैं कि जब इनका निधन हुआ तो वो सती हो गई थी इनके साथ में। कुछ जगह राव चंद्रसेन ने शरण भी ली थी। कहां कहां गए साहब शरण लेने के लिए? शेल्टर कि साहब हेल्प करो, शरण लेने के लिए। एक तो सिरोही गए थे, इसको तो हटा दूं मैं, सिरोही पहुंचे, इसके अलावा डूंगरपुर पहुंचे, इसके अलावा बांसवाड़ा पहुंचे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि आपको, बहुत जोरदार बात है, मेवाड़ में भी शरण ली थी। मेवाड़ में एक जगह आती है कोटड़ा, और यहां पे 1.5 साल तक रहे थे लगभग। और इसी दौरान राव चंद्रसेन की महाराणा प्रताप से भी मुलाकात हुई थी।
तो सिरोही में भी शरण ली, डूंगरपुर में भी शरण ली, बांसवाड़ा में भी शरण ली और कोटड़ा जो मारवाड़ रियासत में आता है वहां पर भी शरण ली। 1.5 वर्ष तक रहे और महाराणा प्रताप से भी यहां पर मुलाकात हुई थी रावचंद्र सेन। बांसवाड़ा के जो रूलर थे प्रताप सिंह, ध्यान रखना ये प्रताप अलग हैं और मेवाड़ के जो रूलर है महाराणा प्रताप वो अलग है। प्रताप सिंह के यहां पर ये 3-4 महीने तक रहे थे रावचंद्र सेन, मतलब कुछ महीने तक रहे थे, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं, और इनको कुछ गांव दिए गए थे, 3 या 4 या कुछ गांव दिए गए थे प्रताप सिंह के द्वारा। मतलब प्रताप सिंह ने चंद्रसेन को बहुत अच्छे से रखा और बढ़िया इनका सम्मान किया और जीवन निर्वाह के लिए 3-4 कुछ गांव भी दे दिए थे। तो आप विचार करो कि मारवाड़ के शासक को किस प्रकार से संघर्ष करना पड़ रहा है कि क्या तो एक बहुत बड़ी रियासत का मालिक है कोई व्यक्ति, और यहां पर अपने जीवन के निर्वाह के लिए 3-4 गांव लेकर और फिर सर्वाइव करना पड़ रहा है। तो क्या चंद्रसेन ये काम बहुत आसानी से कर सकते थे कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो और जोधपुर का राज्य मिल जाएगा, क्योंकि रेव तो ये कहते हैं कि साहब अकबर ये चाहता था कि चंद्रसेन केवल नाम मात्र के लिए उसकी अधीनता स्वीकार कर लें। तो वो रास्ता ज्यादा आसान होता ना कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो और वापस मारवाड़ का पूरा राज्य मेरे को मिल जाएगा। बजाय उसके चंद्रसेन ने संकटों के मार्ग का चुनाव किया कि नहीं, अब अकबर के आगे मैं सिर नहीं झुकाऊंगा, अब कितना ही संघर्ष करना पड़े, कितनी ही कठिनाइयों को सहन करना पड़े, लेकिन अब अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए अकबर के आगे सिर नहीं झुकाऊंगा। और यही रास्ता बाद में किसने अपनाया था? महाराणा प्रताप ने। इसीलिए चंद्रसेन को हम कहते हैं मारवाड़ का प्रताप। ऐसे ही नहीं कहते, आप देखो ना कि मारवाड़ के राजा को 3-4 गांव पर डिपेंड रहना पड़ रहा है। क्या तो व्यक्ति खुद दूसरे सामंतों को गांव क्या बड़ी बड़ी जागीर दे देता है, वो व्यक्ति सिर्फ 3-4 गांवों पर निर्भर रह रहा है कि किसी प्रकार से अब जीवन यापन का संकट आ गया था। इसीलिए कहा जाता है कि इन्होंने जब संघर्ष के मार्ग का चुनाव किया तो उस मार्ग पर ये पहले चल चुके थे जिस पर आगे चलकर महाराणा प्रताप चलते हैं, इसीलिए इनको कहा गया मारवाड़ का प्रताप। और अगर आपसे ये पूछा जाए ये किसने कहा है, तो रेव, विश्वेश्वर नाथ रेव जो इतिहासकार है उन्होंने कहा है। इसके अलावा मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, इसके अलावा प्रताप का अग्रगामी। ये क्यों कहा जाता है भूला बिसरा राजा? महाराणा प्रताप के बारे में जितने लोग जानते हैं, क्या चंद्रसेन के बारे में उतने लोग जानते हैं? नहीं, मतलब इनके बारे में पता ही नहीं होगा। हो सकता है कुछ लोग जो वीडियो अभी देख रहे होंगे उन्होंने पहली बार ही सुना होगा कि अच्छा चंद्रसेन भी इस प्रकार के कोई राजा थे मारवाड़ के जिन्होंने उसी मार्ग का चुनाव किया था जिस मार्ग का चुनाव आगे चलकर चंद्रसेन के पश्चात महाराणा प्रताप करते हैं। तो कमाल है, बहुत गजब के योद्धा थे, क्या स्वाभिमान की भावना रही होगी, पर इतना हम नहीं जानते, इसीलिए हमने इनको भुला दिया, बिसरा दिया। इसीलिए कहा जाता है भूला बिसरा राजा। क्यों भुला दिया, क्यों बिसरा दिया? क्योंकि इनके बाद जो अगले शासक बने वो बने इनके भाई उदय सिंह, मोटा राजा के नाम से, मोटा राजा उदय सिंह। उदय सिंह का चंद्रसेन का रिलेशन कैसा था? अच्छा नहीं था। तो आगे की जो हिस्ट्री लिखी जाएगी वो किसके फेवर में लिखी जाएगी? जिसकी सत्ता होगी, जो राजा होगा। राजा उदय सिंह है, उदय सिंह के वंशज राजा बने थे आगे चलकर। तो चंद्रसेन के बारे में अच्छा अच्छा क्यों लिखा जाएगा? सत्ता हमेशा, सत्ता का एक जैसा नेचर होता है, एक जैसी प्रकृति होती है कि सत्ता हमेशा वो इतिहास लिखवाती है जो सत्ता चाहती है। राव चंद्रसेन एक महान शासक थे, लेकिन आगे चलकर जब उदय सिंह का शासन आया तो ज्यादा जो लिखा गया वो उनके वंशजों के बारे में लिखा गया। हालांकि एक ही वंश के हैं, लेकिन उनके जो वंशज थे, उनके पुत्र, फिर आगे चलकर जो शासक बनते गए, उन्होंने चंद्रसेन के बारे में इतना नहीं लिखा। इसीलिए हम इनको कहते हैं भूला बिसरा राजा। इनके बारे में कुछ लिखा हुआ होता तभी तो पढ़ते। अब जब सवाल पूछे जाने लगे तब हमने इनको पढ़ना शुरू किया, ये भी अच्छी बात है। क्लियर? तो ये उपाधियां आप ध्यान रखना, मारवाड़ का प्रताप, रेऊ ने कहा, भूला बिसरा राजा, और इसके अलावा प्रताप का अग्रगामी। अग्रगामी क्यों? अग्र का मतलब आगे, क्योंकि महाराणा प्रताप जिस मार्ग पर चले उस मार्ग पर राव चंद्रसेन पहले चल चुके थे, इसीलिए। अच्छा, एक चीज पर और गौर करना, यहां मैंने आपको ये बताया कि चंद्रसेन को 4 गांवों से सर्वाइव करना पड़ रहा था। बांसवाड़ा के प्रताप सिंह ने 3-4 गांव दिए थे। अब एक मारवाड़ का राजा 4 गांवों पर अपना जीवन यापन कर रहा है। मतलब यह बात स्पष्ट है कि चंद्रसेन की जो आर्थिक स्थिति थी वो खराब थी। और कुछ उदाहरण देता हूं आपको जिससे और स्पष्ट होगा। जैसलमेर में एक जगह आती है पोखरण, जहां पर परमाणु परीक्षण किया हमने। पोखरण का जो किला है वो राव चंद्रसेन के अंडर में आता था। 1575 में जोधपुर तो नहीं बोल गया, जैसलमेर अभी है ना, कई बार कैमरे के आगे ध्यान नहीं रहता। जैसलमेर में एक किला आता है आपका पोखरण का, जो जोधपुर के शासक राव चंद्रसेन के अंडर में आया करता था। और जैसलमेर के शासक थे हर राय, जो अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे 1570 के नागौर के दरबार में। हर राय ने इस पोखरण पर अटैक कर दिया।
पोखरण का जो किलेदार था वो था आनंदराम पंचोली। चंद्रसेन ने आनंदराम पंचोली को पोखरण का किला सौंप रखा था। 1575 में पहले अटैक किया गया 1575 में, लेकिन हर्राय भाटी इसको नहीं जीत सके। तो 1576 में हर्राय भाटी ने एक ऑफर दिया चंद्रसेन को कि एक काम करो, ये किला आप मुझे बेच दो, मैं आपको पैसे दे देता हूं, जब आपके पास पैसे की व्यवस्था हो जाए तो मुझे पैसे वो दे देना और उसके बदले में किला ले लेना। 1 लाख फदिये दिए गए थे, मतलब सिक्के। राव चंद्रसेन ने 1 लाख सिक्के दिए, उसके बदले में राव चंद्रसेन को 1 लाख सिक्के मिले, उसके बदले में चंद्रसेन ने हर्राय भाटी को यह पोखरण का किला दे दिया। यह बात केवल यह समझने के लिए थी कि चंद्रसेन की आर्थिक स्थिति कितनी खराब है, उसके बावजूद लगातार वो संघर्षों के मार्ग पर चल रहे हैं। ये फैक्ट भी ध्यान रखना। पोखरण का किला इस समय राव चंद्रसेन के अधीन। किलेदार आनंदराम पंचोली किसको बेचा? जैसलमेर के हर्राय भाटी को। कितने में? 1 लाख फदिये में बेचा। और बताता हूं एक एग्जांपल। मेवाड़ के जो शासक थे महाराणा प्रताप से पहले, महाराणा प्रताप के जो पिता महाराणा उदय सिंह, भाई उदय सिंह का शासनकाल 1540 से और 72, और वैसे देखा जाए तो 1540 से पहले ही 1537 में उदय सिंह का राज्याभिषेक हो चुका था कुंभलगढ़ के दुर्ग में। तो ये 1540 से 72 पकड़ो, क्या इसी दौरान चंद्रसेन भी थे? हाँ बिल्कुल थे। चंद्रसेन 61 में शासक बने थे और 81 तक रहे। तो इसका मतलब राव चंद्रसेन के जो समकालीन मेवाड़ के शासक थे, एक तो महाराणा उदय सिंह थे और महाराणा प्रताप थे। महाराणा उदय सिंह को अपने कुछ रत्न बेचने पड़े, रत्न आभूषण वगैरह होते ना, तो चंद्रसेन ने अपने कुछ रत्न आभूषण बेचे महाराणा उदय सिंह को, और इसके बदले में इनको 60,000 की रकम मिली। तो ये 2-3 एग्जाम्पल ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि चंद्रसेन मारवाड़ के प्रताप क्यों कहलाते हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद, यह उदाहरण बताता है 3-4 गांवों पर जीवन निर्वाह करना पड़ रहा कि आर्थिक स्थिति खराब है। यह उदाहरण बताता है कि 60,000 में कोई राजा अपने रत्न बेच रहा है, आर्थिक स्थिति खराब है। यह उदाहरण बता रहा है कि पोखरण को बेचना पड़ रहा है 1 लाख फदिये के बदले में, तो आर्थिक स्थिति खराब है। इसका मतलब आर्थिक स्थिति खराब है, जमीन भी जा चुकी है, तो संसाधनों का भी अभाव है। फिर इसके अलावा ये जिस मारवाड़ के क्षेत्र के राजा थे वहां पर इतने बढ़िया पहाड़ पर्वत नहीं है जितने बढ़िया पहाड़ और पर्वत आपको मेवाड़ की तरफ देखने को मिलते हैं, जहां पर आप आसानी से छापामार युद्ध पद्धति से युद्ध कर सकते हैं, आप छुप सकते हैं, दुश्मन को छका सकते हैं। तो वो भौगोलिक परिस्थितियां चंद्रसेन के फेवर में नहीं थी। उसके बावजूद राव चंद्रसेन ने जीवन भर संघर्ष के मार्ग का चुनाव किया, अकबर को चुनौती देते रहे। इसीलिए चंद्रसेन को विश्वेश्वरनाथ रेव ने कहा है मारवाड़ का प्रताप। आइए सारी बात समझ में। अब कुछ और बातें आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रसेन और महाराणा प्रताप में क्या समानताएं हैं और असमानताएं, दोनों चीज। तो इसमें रटने की तो कुछ आवश्यकता है ही नहीं, आप समानता असमानता सब लिख सकते हैं। एग्जामिनर आपसे पूछे, आप आरएस मेंस का एग्जाम दे रहे हैं और पूछे बेटा महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन दोनों में समानताएं लिखो। हाँ साहब बिल्कुल, दोनों ने अपने स्वाभिमान को महत्व दिया, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, फिर दोनों के पास ही संसाधनों का अभाव हो गया था। हालांकि यह अलग बात है कि राव चंद्रसेन के पास में संसाधनों का अभाव ज्यादा था, महाराणा प्रताप के पास में संसाधनों का अभाव कम था, क्योंकि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसके बाद भी महाराणा प्रताप के पास में सिरोही से लेकर देवारी तक का, कुंभलगढ़ से लेकर ऋषभदेव तक का 70 मील बाई 90 मील चौड़ा एरिया था, संसाधनों से भरा हुआ एरिया था, जिसमें ना तो फलों के वृक्षों की कमी है, ना पानी की कमी है, ना अनाज की कमी है। तो ऐसे में महाराणा प्रताप के पास अगर देखा जाए तो अकबर की तुलना में तो संसाधन कम थे, लेकिन अगर महाराणा प्रताप और चंद्रसेन दोनों में तुलना करें तो चंद्रसेन के पास महाराणा प्रताप की तुलना में संसाधनों का अभाव बहुत ज्यादा था। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर इनको खुद अपने पोखरण का किला बेचना पड़ रहा है, अपने रत्न बेचने पड़ रहे हैं। बांसवाड़ा के शासक ने जीवन निर्वाह के लिए 3-4 गांव दिए, जबकि महाराणा प्रताप के पास में आर्थिक संसाधनों का अभाव नहीं था। भामाशाह जैसे दानवीर थे जिन्होंने अपनी संपत्ति, अब यह एक अलग विषय है कि वो भामाशाह की संपत्ति थी या नहीं थी, कुछ कहते हैं नहीं उन्होंने अपनी संपत्ति दान की थी, कुछ ये कहते हैं
कि नहीं वो महाराणा प्रताप की संपत्ति थी। युद्ध के समय ऐसा होता था कि संपत्ति को कुछ जगह छिपा दिया जाता था और अवसर आने पर उसका उपयोग कर लिया जाता था। खैर जो भी था, आपको लिखना है मेंस में कि महाराणा प्रताप को भामाशाह जैसे दानवीरों का साथ मिला था। वो असमानताओं पर हम चर्चा करेंगे। अभी क्या देख रहे हैं? समानता। साहब दोनों ने स्वाभिमान को महत्व दिया, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, संघर्ष के मार्ग का चुनाव किया, दोनों के पास संसाधनों का अभाव था। इसके अलावा दोनों को ही अपने अपने भाइयों का विरोध सहना पड़ा। जैसे यहां पर राम ने विरोध किया इनका, उदय ने विरोध किया, इनके भाई थे रायमल, मैंने राय सिंह बोल दिया कि शुरू में रायमल थे, है ना? शुरू में मैंने राय सिंह तो नहीं बोल दिया ना, आप रायमल मानना, कैमरे के आगे कई बार नहीं रहता। इनके जो भाई थे रायमल, उनका विरोध सहना पड़ा। महाराणा प्रताप की बात करें तो महाराणा प्रताप के भाई थे जगमाल। भाई महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह जगमाल को अगला शासक बना गए थे। फिर जगमाल को जब गद्दी से हटा दिया गया तो जगमाल नाराज होकर अकबर के पास में चला गया। अकबर ने जगमाल को सिरोही का आधा राज्य दे दिया था। फिर बाद में मैंने आपको मेवाड़ रियासत में बताया था कि 15 अक्टूबर 1583 को एक दत्तानी का युद्ध हुआ था, जिसमें जगमाल जो लड़ता लड़ता मारा गया था। लेकिन जगमाल ने महाराणा प्रताप का विरोध तो किया था, और सिरोही का आधा राज्य भी जगमाल को इसलिए मिला था कि सिरोही की तरफ से महाराणा प्रताप को किसी भी प्रकार की हेल्प मिलने की संभावना हो तो ना के बराबर हो। मेवाड़ रियासत देखना, मैंने बहुत डिटेल से बता दिया था आपको। इसके अलावा जो सगर है, सगर भी महाराणा प्रताप से नाराज हो गए थे और नाराज होकर अकबर की सेवा में चला गया था सगर भी। इसके अलावा शक्ति सिंह जो हैं वो भी अकबर की सेवा में चले गए थे। हालांकि फिर ये कहा जाता है कि जो चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ उसकी जानकारी खुद शक्ति सिंह ने आकर दी थी, और उस चित्तौड़ के शाखे के समय शक्ति सिंह काम आ गए थे। तो मतलब दोनों को अपने अपने भाइयों के विरोध का सामना करना पड़ा था। और भी सोचकर हम बहुत सारी बातें लिख सकते हैं। ये समानताएं होगी। असमानताओं की बात अगर पूछे तो असमानता भी लिखी जा सकती है। क्या लिखेंगे असमानता में? राव चंद्रसेन ने अकबर का विरोध कब शुरू किया? नागौर दरबार के बाद में 1570। मतलब राव चंद्रसेन ने आरंभ से अकबर का विरोध शुरू नहीं किया था। जब चंद्रसेन का राज्याभिषेक हुआ था 1561 तो क्या 1562 तो क्या राज्याभिषेक के साथ ही अकबर के विरोधी हो गए थे? क्या नहीं। अगर विरोधी हो जाते तो ये नागौर के दरबार में नहीं जाते, लेकिन नागौर के दरबार में गए और वहां पर इन्होंने देखा कि मेरी स्थिति यहां पर सम्मानजनक नहीं है। उसके बाद फिर इन्होंने विरोध करना शुरू किया नागौर दरबार के बाद में। जबकि महाराणा प्रताप की स्थिति में देखें तो उनका जो अकबर का विरोध है वो उनके राज्याभिषेक के साथ में शुरू हो गया था। राज्याभिषेक कब हुआ था उनका? 1572। तो एक शासक का विरोध राज्याभिषेक के साथ ही शुरू कर दिया था, और एक जो शासक हैं वो राज्याभिषेक के साथ नहीं, राज्याभिषेक के बाद में करते हैं, नागौर दरबार के बाद में करते हैं। फिर महाराणा प्रताप के पास में तुलनात्मक रूप से संसाधन ज्यादा थे, और इनके पास में भामाशाह जैसे जो दानवीर थे वो थे, इनके पास में इस प्रकार के दानवीर नहीं थे। फिर इनकी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो ज्यादा विकट थी। महाराणा प्रताप की जो भौगोलिक परिस्थितियां थी वो युद्ध को फेवर करती थी। आप पहाड़ों में छुपकर अटैक करो, दुश्मन को छका सकते हो। राव चंद्रसेन ये पूरे प्लेन डेजर्ट में युद्ध कर रहे हैं, कहां छुपेगा आदमी? तो भौगोलिक परिस्थितियां इनको फेवर नहीं करती थी। इसके अलावा और भी हम लिख सकते हैं कि साहब एक तो जनता और एक विरोध की अवधि, और एक राष्ट्रवाद का भाव। सुनना, जहां पर महाराणा प्रताप को अपनी जनता का समर्थन था, राव चंद्रसेन को अपनी जनता का समर्थन नहीं था। क्यों? महाराणा प्रताप अपने आर्थिक संसाधनों की पूर्ति के लिए मेवाड़ के सीमा से बाहर जाकर जो मुगल थाने होते थे, जो मुगलों के क्षेत्र होते थे, वहां पर धावा बोला करते थे। अपनी जनता को तंग नहीं किया उन्होंने कभी भी। इसके विपरीत राव चंद्रसेन ने आर्थिक संसाधनों की पूर्ति के लिए मारवाड़ के जो महाजन समुदाय जो था, जो व्यापारी वर्ग था, उन पर धावा बोला। उसके कारण यह महाजन वर्ग नाराज हुआ, अकबर के पास में गया, अकबर को और प्रेरित किया कि आप अटैक करो। फिर महाजनों के पास में पैसे की कौन सी कमी है, तो पैसा भी ले सकता था अकबर इनसे कि ठीक है आप अटैक करो, हम आपको और पैसा देंगे। तो मतलब राव चंद्रसेन को अपनी जनता का समर्थन नहीं मिल पाया। फिर दूसरा क्या है कि महाराणा प्रताप ने स्थायी केंद्र स्थापित किया था कि ऐसे जगह जगह भटकते हुए आप कब तक युद्ध करोगे, आपको अपना एक स्थायी केंद्र तो बनाना पड़ेगा ना। तो महाराणा प्रताप ने अपना एक स्थायी केंद्र बना लिया था। जैसे ध्यान दो, ये उदयपुर में एक जगह आती है आपके चावंड, मैंने बताया मेवाड़ रियासत में बहुत डिटेल से, तो एक हल्का सा मैं बता देता हूं, पूरा डिटेल से चर्चा नहीं करूंगा। 1585 में महाराणा प्रताप ने लूणा चावंडिया को पराजित करके चावंड को अपनी राजधानी बनाया, और महाराणा प्रताप के टाइम भी ये चावंड राजधानी रहा उनकी। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के टाइम भी चावंड राजधानी रहा। मतलब लगभग 30 वर्षों तक 1585 से
और 1615 ईस्वी तक लगभग 30 वर्षों तक ये चावंड मेवाड़ की राजधानी रहा। तो मतलब जहां एक और महाराणा प्रताप स्थायी केंद्र बनाकर और फिर मुगलों के विरुद्ध मोर्चा खोल रखा है, इसके अलावा मुगलों के साथ में उन्होंने कई जगह प्रत्यक्ष लड़ाइयां भी लड़ी, बिल्कुल आमने सामने की। जैसे हम ये देखते हैं कि दिवेर में जब उन्होंने अटैक किया था 1582 में, दिवेर का जो थाना, दिवेर आपके आता है राजसमंद में, तो दिवेर का जो थाना है यहां का इंचार्ज था अकबर का चाचा सुल्तान खान, और महाराणा प्रताप ने अटैक किया। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने एक भाला फेंका और वो सुल्तान खान के शरीर को पार करते हुए, घोड़े को पार करते हुए जमीन में धस गया और सुल्तान खान यूं लटक गया और सीधी लड़ाई लड़ी, आमने सामने की लड़ाई लड़ी। तो जहां महाराणा प्रताप ने स्थायी केंद्र बना लिया था, इसके अलावा प्रत्यक्ष लड़ाइयां भी लड़ी, कई बार छापामार युद्ध तो किया लेकिन प्रत्यक्ष लड़ाइयां भी लड़ी। इसके विपरीत जहां पर हम चंद्रसेन को देखते हैं, चंद्रसेन ना तो इस प्रकार से कोई स्थायी केंद्र बना सके, भाई वो अलग अलग जगह भागते रहे। हमने देखा पहले जोधपुर, फिर जोधपुर से चले गए वो भादराजून की तरफ, फिर सिवाना की तरफ चले गए, सिवाना के बाद फिर वो पीपलूद की तरफ चले गए, फिर इसके बाद कानूजा की पहाड़ी में चले गए, फिर इसके बाद वो सिचियाई चले गए, पाली की तरफ चले गए। इसके अलावा उन्होंने सिरोही में जाकर शरण ली, फिर वो चले गए आपके डूंगरपुर, फिर वो चले गए आपके बांसवाड़ा, फिर वो चले गए कोटड़ा। मतलब राव चंद्रसेन अलग अलग जगह भटकते रहे, उन्होंने कोई एक स्थायी केंद्र नहीं बनाया और ना ही उन्होंने सीधे आमने सामने की कोई प्रत्यक्ष लड़ाई लड़ी, जिस प्रकार की लड़ाई महाराणा प्रताप लड़ पाए। फिर इसके अलावा जनता वाला फेवर मैंने बता दिया कि जनता ने महाराणा प्रताप को फेवर किया, उनको फेवर नहीं किया। कहां गए? फिर विरोध की अवधि, महाराणा प्रताप का निधन हो गया था 19 जनवरी 1597 में। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद भी उनके पुत्र अमर सिंह ने मुगलों का विरोध जारी रखा और आगे चलकर 5 फरवरी 1615 ईस्वी को जब संधि हुई, तब जाकर मुगल और मेवाड़ का यह विरोध बंद हुआ। मतलब महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद भी 97 से लेकर 15 जोड़ोगे तो 18 वर्षों तक यह विरोध चलता गया। लेकिन राव चंद्रसेन की मृत्यु होने के बाद मारवाड़ से मुगलों का विरोध समाप्त। राव चंद्रसेन की मृत्यु हुई 1581 में और अकबर ने 1581 में जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया कि भैया जोधपुर खालसा है। खालसा का मतलब वो क्षेत्र जो सीधे केंद्र के अंडर में आता है, मतलब अब कब्जा कर लिया अकबर ने जोधपुर पर कि जोधपुर अब मेरा है, सीधे मेरे अंडर आता है। 1581 से लेकर और 83 तक, 1581 से और 83 तक अकबर ने इसको खालसा बना दिया। तो मतलब राव चंद्रसेन की डेथ के साथ अकबर का विरोध खत्म, जबकि महाराणा प्रताप की डेथ के साथ अकबर का विरोध अभी भी उनके पुत्र अमर सिंह कर रहे हैं। ये खालसा वाला फैक्ट ध्यान रखना, अकबर ने जोधपुर जो है ये 2 बार खालसा घोषित किया गया था। एक बार तो अकबर ने किया था 1581 से 83 और एक बार औरंगजेब ने किया था जब जोधपुर के महाराजा थे जसवंत सिंह, उनकी डेथ हो गई थी 28 नवंबर 1678 ईस्वी को, जमरूद अफगानिस्तान में आता है, तो तब खालसा घोषित किया था। और 1707 जब तक औरंगजेब की डेथ नहीं हो जाती तब तक ये खालसा रहा था। तो जोधपुर को 2 बार खालसा घोषित किया, एक बार अकबर ने और एक बार औरंगजेब ने। इसके अलावा जब राव चंद्रसेन इधर उधर जा रहे थे, कभी एक स्थान फिर दूसरे फिर तीसरे, तो बीकानेर वाले जो राय सिंह है, मतलब राठौड़ों को यूज में ले रहे थे, राठौड़ों के खिलाफ वो अकबर यूज में ले रहा था। यहाँ 1572 से लेकर और 1574 ईस्वी तक राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बनाकर रखा, यह भी फैक्ट ध्यान रखना। वापस विषय पर आओ कि विरोध की अवधि इनकी छोटी रही। महाराणा प्रताप, मेवाड़ में जो मुगलों का विरोध है वो लंबे समय तक चलता रहा। फिर दूसरा, राष्ट्रवाद की भावना। महाराणा प्रताप ने अपनी जनता को एक कर दिया था कि अपनी मातृभूमि और अपनी धरती के लिए, अपनी जमीन के लिए, मतलब एक राष्ट्रवाद की भावना का संचार कर दिया था महाराणा प्रताप ने अपनी जनता में। और आज भी हम ये देखते हैं जब कोई आंदोलन होते हैं तो महाराणा प्रताप का नाम लेकर लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है। मतलब आज भी, या फिर जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए हमारे भारत में, उनमें भी महाराणा प्रताप को कहीं ना कहीं उनमें जोड़े रखा गया ताकि जनता में राष्ट्रवाद की भावना प्रेरित होती रहे। तो केवल उस समय ही नहीं, बाद में भी देश की जनता में राष्ट्रवाद की प्रेरणा का स्रोत बनते रहे। महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी का युद्ध, इस प्रकार की राष्ट्रवाद की भावना राव चंद्रसेन अपनी जनता में नहीं भर पाए। तो ये दोनों में अंतर है। वो समानताएं लिखी थी हमने, यह असमानताएं लिखी। फिर भी ये बात ध्यान रखने की है कि राव चंद्रसेन की जो भौगोलिक परिस्थितियां वो महाराणा प्रताप की भौगोलिक परिस्थिति की तुलना में ज्यादा विकट थी। जहां पर मेवाड़ में पहाड़ हैं, पर्वत हैं, छुपकर आप युद्ध कर सकते हैं, राव चंद्रसेन के पास इस प्रकार की एडवांटेज नहीं थी। प्लेन डेजर्ट है, प्लेन डेजर्ट में कोई कैसे छुपकर युद्ध करेगा। फिर महाराणा प्रताप की तुलना में इनके पास आर्थिक संसाधनों की बहुत ज्यादा कमी थी, तो इसीलिए इनको मारवाड़ का प्रताप कहा गया। आगे आप इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर ये सारी चीज। कुछ छोटे मोटे फैक्ट और हैं, उनको भी आप ध्यान रखें तो अच्छा है। एक तो इतिहासकार है रेव, जिन्होंने कहा है इनको मारवाड़ का प्रताप। रेव ये कहते हैं कि अकबर की इच्छा थी कि ये नाम मात्र के लिए मेरी अधीनता स्वीकार कर ले भैया। तो किस इतिहासकार ने कहा है
कि अकबर की इच्छा थी कि मारवाड़ के शासक केवल नाम मात्र के लिए मेरी अधीनता स्वीकार कर लें। रेऊ ने ऐसा कहा। फिर एक इतिहासकार हैं आसोपा, रामकरण आसोपा, वो ये कहते हैं कि नागौर दरबार में ये खुद अपनी मर्जी से नहीं गए थे, अकबर ने बाकायदा इनको निमंत्रण भेजा था, इनविटेशन भेजा था, उसके बाद ये गए थे। तो ऐसा कौन कहते हैं? आसोपा जी कहते हैं। इसके अलावा ये दो लोग बहुत कमाल की बात करते हैं, बहुत अजीबोगरीब। एक तो अबुल फजल, जो अकबर के नवरत्नों में से एक था, दरबारी था, एक किताब लिखी है इसने अकबरनामा। और एक व्यक्ति बदायूनी, जो हल्दी घाटी के युद्ध में खुद प्रेजेंट था, आंखों देखा हाल लिखा इसने हल्दी घाटी के युद्ध का 1576 वाला। इसकी किताब है मुंतखब उत तवारीख। ये दोनों लिखते हैं कि राव चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी भैया। अब इनकी बात का पोस्टमार्टम करें एक बार, थोड़ा सा छाड़ें इनकी बात को। अगर राव चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली होती तो फिर जीवन भर संघर्ष क्यों करना पड़ता? लगातार अकबर चंद्रसेन के पीछे सेनाएं क्यों भेजता रहता? नागौर दरबार के ठीक बाद में जब चंद्रसेन भादराजून चले गए थे तो अकबर ने तुरंत भादराजून पर अटैक कर दिया था। फिर ये सिवाना गए तो सिवाना पर अटैक कर दिया, फिर पीपलूद गए तो पीपलूद पर अटैक कर दिया, कानूजा गए तो कानूजा पर अटैक कर दिया। तो मतलब अगर अधीनता स्वीकार कर ली होती तो अकबर जोधपुर का राज्य दे देता ना, फिर लगातार अटैक क्यों कर रहा था? तो इसका मतलब इनकी बातों में कुछ विरोधाभास हमको नजर आता है। तो चलिए, ये राव चंद्रसेन का टॉपिक कंप्लीट होता है। मेरे हिसाब से बहुत डिटेल से मैंने आपके साथ में डिस्कशन कर लिया। कुछ फिर भी कोई छोटा मोटा पॉइंट रह गया होगा तो उसको नोट्स में इंक्लूड कर देंगे। थैंक यू, जय हिंद।